हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथ हम लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। इससे पहले सेट आपको हम अच्छे से बता रखे हैं, अगर वो आप वीडियो देख लेते हैं तो पूरा एक्सरसाइज आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हम लोग आए हैं लेकर के चैप्टर नंबर 2। इसको भी आप अच्छे से देखिए, पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और जो भी आपको बताएंगे यहाँ पर आपको फुल रिवीजन कराएंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2 का टोटल कंसेप्ट इसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और अगर इसको आप देख लेते हैं तो पूरा एक्सरसाइज आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व होने लगेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से मेरा मकसद है कि आपको कंप्लीट सिलेबस कराना मैथ में, और बाकी फिजिक्स हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया, ये सब भी अपलोड किया हुआ है, उसमें भी आप जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्वेश्चन बैंक क्लास 11th, उसमें आपको केमिस्ट्री फिजिक्स का मिल जाएगा। और मैथ का आप चाहते हैं प्लेलिस्ट तो आपको मिल जाएगा क्लास 11 मैथ्स, उसमें आपको इसका सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कौन कौन है जो कि इस सेशन में हमारा साथ दे रहे हैं तो आप लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह से जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होता है या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए तो आप तक नोटिफिकेशन बहुत जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, राइट। यहाँ पर मेरा मकसद है कि आपका टॉपिक जो है उसको आपको अच्छे से समझा देना, ठीक है। डिफिनेशन से हमें उतना मतलब नहीं है, हमें बस टॉपिक जो है वो समझ में आया कि नहीं ये देखना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो डिफिनेशन तो आपके बुक में भी लिखा हुआ, उसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हमारा बस मकसद है कि आपको उसको अच्छे से समझा देना और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। आप अगर बुक ओपन कीजिए तो मिलेगा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। पहले आपको बता दें कि जो हम लोग यहाँ पर दो पार्ट है, एक रिलेशन है और एक है फंक्शन। तो रिलेशन में आप जैसे कि ब्लड रिलेशन होता है, मैथ का भी रिलेशन होता है, जैसे कि ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन हम लोग बहुत दैनिक जीवन में देखते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग किसका रिलेशन देखेंगे, तो दो सेट हमें दिया रहेगा, दो या दो से अधिक सेट दिया हुआ रहेगा, उसका रिलेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हमको वही पढ़ना है। और फिर दूसरा का पार्ट हम लोग फंक्शन देखेंगे, राइट। सेट के बारे में आपको चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट बता रखे हैं, उसको नहीं देखें तो आप प्लीज़ उसको जा करके देखिए, ठीक है, जिसके वजह से चैप्टर नंबर 2 आपको कंप्लीट समझ में आएगा। देखिए, तो पहला इसमें लिखा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्लेन आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है, नहीं याद है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कार्टेशियन प्लेन तो आप पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स दिए हुए रहेंगे, जैसे कि सपोज कर लीजिए पी और क्यू। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको निकालना रहेगा तो P क्रॉस Q इस तरह से लिखेंगे। P गुने Q इसको नहीं पढ़ेंगे, या फिर P गुना Q इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमेशा इसको जो रीड करेंगे P क्रॉस Q रीड करेंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकल जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं। सपोज कर लीजिए कि P सेट में कोई एलिमेंट है, मान लीजिए कि 1 और 2 है, राइट। और एक Q सेट में भी एलिमेंट है, जैसे कि 3 और 4 है, ठीक है। मान लिए आपको हम बताना है प्रोडक्ट इसका, तो P क्रॉस Q लिखेंगे, राइट। पहले P लिखें तो 1 को 3 के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं करना, 1,3 करके लिख देंगे। फिर 1 को 4 के साथ भी करेंगे तो 1,4 हो जाएगा, ठीक है। 1 का तो कर लिए। अब 2 से करेंगे तो 2 लिखेंगे 2,3, और जो यहाँ पर पहले लिखा हो वही एलिमेंट, वही सेट का एलिमेंट का यहाँ पर पहले आपको लिखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद कॉमा का साइन लगाएं और 2 को किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो 2,4 सभी हो गया। ये आपका प्रोडक्ट निकल गया। तो इस तरह से रिलेशन हमें बनाना है, राइट। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक और सेट दिया हुआ है, इसका आप करके दिखाएगा। सपोज करिए सेट ए दिया हुआ है AB, ठीक है, और सेट बी दिया हुआ है 3 और 4, ये दिया हुआ है, राइट। इसका आप A क्रॉस B निकाल के देखिए कि क्या आता है, जल्दी निकालिए। तो आप निकाले होंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि A को 3 के साथ A,3, राइट। फिर A को लिखेंगे 4 के साथ A,4, A का तो हो गया। अब B से करेंगे तो B,3, ठीक है। फिर कॉमा का चेन B,4, ठीक है। इस तरह से आप लिखे होंगे, राइट। चलिए, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट,
राइट। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है नोट में, इसको जो जो बातें आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा बुक का लिख कर नहीं लाए, हम वही सब पॉइंट लिख करके आए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और पूरे चैप्टर का कोई भी पॉइंट नहीं है जो छूटा हुआ है, सभी लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए नोट में लिखा हुआ है इफ़ आइदर P और Q इज द नल सेट, अगर P या फिर Q अगर कोई दो सेट दिया हुआ, अगर दोनों में से कोई एक नल सेट होता है तो उसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। इन नल सेट को ही एम्प्टी सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट को ही नल सेट कहते हैं, खाली सेट इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई एक भी दिया हुआ है खाली सेट तो उसका प्रोडक्ट जब आप निकालेगा तो खाली ही मिलेगा, इसको आप विशेषकर याद रखिएगा। जैसे कि अब देखिए उसी का एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पर प्रोडक्ट निकाला है, ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए को पहले करेंगे 1 के साथ, ठीक है, फिर 2 के साथ करेंगे, उसी तरह से बी को करेंगे, बी के 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, अच्छा ए को भी 3 के साथ करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। चलिए तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और नोट में है, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है, खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके जगह पर आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर सेकेंड वाला नोट। इसमें लिखा हुआ क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ़ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B, ऐसे ये है, मान लीजिए कि सेट ए में P एलिमेंट है, ठीक है, और सेट बी में Q एलिमेंट है, इस तरह से एलिमेंट है। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा P इंटू क्यू, ठीक है, इसको पढ़ेंगे P इंटू क्यू और इसको पढ़ेंगे A क्रॉस B, तो A क्रॉस B इक्वल टू हो जाएगा P इंटू क्यू। जैसे कि एग्जाम्पल ऊपर में जो लिए थे उसी का आपको हम फिर से दिखाना चाहेंगे। जैसे कि आप इसका निकाल दिए, ठीक है, इस तरह से निकाल दिए, राइट, B को भी इस तरह से आप कर दिए, तो कै गो मिला, 1 2 3 4 5 6 गो मिला। चलिए अब आपसे पूछें कि A क्रॉस B कै गो मिलेगा, ठीक है, कै गो मिलेगा, तो जब डायरेक्ट बताना होगा तब कैसे कीजिएगा, तो A में कितने एलिमेंट है, तो A में 2 गो है, B में कितने एलिमेंट है, तो B में 3 गो है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि A क्रॉस B इक्वल टू कितने हो गए 6, यानी कि 6 आपको इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मिलेगा, राइट। तो इससे आसानी से निकल जाएगा, राइट। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, सपोज कर लीजिए, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मान लीजिए कि सेट ए में जो टोटल एलिमेंट है वो 6 है, मान लीजिए सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने 6 है, और सेट बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 7, तो आपको बताना है कि A क्रॉस B कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42, यानी कि 42 इसमें क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यही फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन है जो कि ये जो लिखा हुआ था नोट में, यहाँ पहला वाला जो ये नोट में लिखा हुआ था, इसी को यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के मदद से समझा रहे हैं। इसमें क्या करा है कि जो भी दिया हुआ रहेगा आपको इस फॉर्म में, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इक्वेट करेंगे, इक्वल दिखाएंगे, और सेकेंड को सेकेंड के साथ क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे, राइट। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको कैसे कीजिएगा, तो इसको करेंगे इसके साथ इक्वल, तो x + 1 इक्वल टू हो जाएगा 3, और सेकेंड वाला को सेकेंड वाला के साथ इक्वल करेंगे तो y - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस में तो उधर जाए तो माइनस में, तो x इक्वल टू 2 आ गया, और यहाँ से ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में, यानी कि कितना 1 + 2 इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू 3, और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया समझ में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है कि P सेट में दिया हुआ एलिमेंट और Q सेट में इतना एलिमेंट है, आपको P क्रॉस Q बताना है, तो P क्रॉस Q बताइएगा, तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो P में कौन कौन दिया हुआ है, तो हमें P क्रॉस Q निकालना है, राइट। तो लिखेंगे पहले A, उसके बाद A को किसके साथ, R के साथ,
ठीक है, और कोई तो है नहीं। अब बी को करेंगे किसके साथ, बी को करेंगे आर के साथ, ठीक है। उसके बाद सी को लिखेंगे तो सी को लिखेंगे आर के साथ, ठीक है। ये आपका निकल गया। अब आपको उल्टा भी निकालना है, क्यू और पी भी निकालना है, क्यू और पी। तो पहले क्यू वाला एलिमेंट रखेंगे, ठीक है। तो इसको अलग कलर से लिखते हैं, राइट। देखिए, तो अब आपको निकालना है क्यू क्रॉस पी निकालना है, ठीक है। तो पहले आर को करेंगे, अब आर को लिखेंगे ए के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर आर को लिखेंगे बी के साथ और आर को लिखेंगे सी के साथ। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आ गया, राइट। तो ये दोनों का आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। आपको इसमें बताना है, इसी को कहते हैं ट्रिपलेट, ठीक है। ये ट्रिपलेट है, इसी को आपको क्या करना बताना है, राइट। तो इसको आप कैसे कीजिएगा, तो 3 गो यहाँ पर पी दे रखा है, ठीक है। 3 गो पी दिया हुआ, तो इसको हम लिख देते हैं। जैसे कि एक पी हो गया 1,2, ठीक है। और एक और पी हो जाएगा, एक और पी हो जाएगा, इसी को लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे 1,2, इसको भी लिखेंगे, फिर से एक और पी लिखेंगे क्योंकि 3 पी है, इस तरह से, राइट। अब हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है, तो बताइए 1 के साथ होगा, ठीक है। और फिर किसके साथ हो जाएगा, ये वाला 1 इस 1 के साथ भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग 2 का करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले 2 का करके देखते हैं। तो पहले 2 का हम जब करेंगे, एक ही बार में सभी का नहीं करेंगे, तीनों का नहीं करेंगे, पहले 2 का करके उसके बाद तीसरा का भी कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से हो गया, 2 का पहले करके देगा पी क्रॉस पी, तो क्या हो जाएगा, तो 1 को करेंगे 1 के साथ, 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 को करेंगे 2 के साथ, तो 1,2 हो गया, राइट। फिर 2 को करेंगे 1 के साथ, तो 2 को कर दिए 1 के साथ, और फिर 2 को करेंगे 2 के साथ, इतना हो गया। अब करेंगे तीसरा वाला के साथ भी, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं, एक और पी लिख लेते हैं, ठीक है, 1,2, और यहाँ पर भी एक और पी लिख लेते हैं। तो ये 1 और ये 1 और एक और 1 आ गया ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। फिर इसके बाद 1 को किसके साथ किए हैं, तो 1 को करेंगे 1 2, और फिर एक और 1 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से फिर 2 को भी करेंगे, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ जो आपका मिलेगा ना, इस तरह से जब कीजिएगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते। टोटल जो आपको मिलेगा तो हो जाएगा 2 × 2 × 2, यानी कि टोटल 8 वो मिलेगा, ठीक है। इस तरह से जब आप बनाएगा तो टोटल कितने मिलेंगे, टोटल आपको 8 मिलेंगे। तो इसका इतना आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद नहीं तो बुक में देखिए इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर एक और पॉइंट है, जब आप पी और क्यू निकाले थे, ठीक है, पी और क्यू निकाले थे, तो इसका जो नंबर ऑफ रिलेशन मिला था, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो दोनों का सेम ही मिला था, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर 3 × 1 तो 3 ही मिल जाएगा, और जब इसको आप निकाले थे तो वहाँ भी 3, तो नंबर ऑफ इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है रिलेशन। तो ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो क्या होगा कि जो हम ए क्रॉस बी निकाले थे ऊपर में, ठीक है, इस तरह से जो लिखे थे 1 2, ठीक है, इसके बाद लिखे थे 2 3, इस तरह से जो लिखे थे, यह एक रिलेशन बन गया। और ये सब जो है, ये सब जो एलिमेंट हैं, ये किसका सबसेट है, तो ए क्रॉस बी का। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन, यही यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं और इसको अच्छे समझते हैं कि डोमेन क्या होता है। पहले हम लोग डोमेन समझेंगे, इसके बाद समझेंगे कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद रेंज, ठीक है, रेंज भी समझेंगे, इमेज भी समझेंगे, ठीक है, इस तरह से इमेज भी समझेंगे, और प्री इमेज भी समझेंगे कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है। और अगर आज समझ में आ गया तो आपका जो क्लास 12th में भी जो फर्स्ट चैप्टर है, या फिर और भी बहुत सारे चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में भी, वो भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप अच्छे से सुनिएगा कि हम क्या बता रहे हैं। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है। खासकर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। देखिए इसमें सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, तो सेट ए में ये सब दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये सब दिया हुआ है, ठीक है। सेट बी में एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा क्या है डोमेन में लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेज, ठीक है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेज। तो देखिए
इमेजेज क्या होते हैं, प्री इमेजेज क्या होते हैं, पहले आपको हम वो बताते हैं, उसके बाद डोमेन बताते हैं। देखिए ये इसको कहते हैं प्री इमेज और इसको कहते हैं इमेज, लेकिन सभी एलिमेंट को नहीं कहेंगे इमेज और प्री इमेज, हम उसी को कहेंगे जिसका मैपिंग हुआ है। देखिए इसी को कहते हैं मैपिंग, ठीक है। तो इसका मैपिंग हो रखा है उसी को हम इमेज कहेंगे और उसी को प्री इमेज कहेंगे। तो फर्स्ट वाला को प्री इमेज, सेकेंड वाला को इमेज। जैसे कि आपसे पूछे कि टू का प्री इमेज क्या है, तो आप कहेगा टू का प्री इमेज 1 है, ठीक है। 3 का प्री इमेज क्या है, तो 3 का प्री इमेज 2 है, क्योंकि इसी के साथ ये मैपिंग हो रखा है। 4 का प्री इमेज क्या है, तो 4 का है 3। 5 का क्या है, तो 4। 6 का क्या है, तो 5। अब पूछें कि 1 का क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि 1 का बताइए, तो 1 किसी के साथ मैपिंग है ही नहीं। अब आपको इसके साथ नहीं कर देना है कि ये भी खाली है तो ये भी खाली है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 1 किसी का मैपिंग नहीं, इसलिए इसका कोई प्री इमेज नहीं है। 6 का पूछेंगे कि 6 का इमेज बताइए, तो इसका कोई इमेज नहीं है, ठीक है। यह आया समझ में, इमेज और प्री इमेज। अब आपको बताते हैं डोमेन। देखिए तो जो सेट ए में लिखा हुआ रहता है ना उसको कहते हैं डोमेन, और सेट बी में लिखा हुआ रहता है उसको कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो सेट ए में जो लिखा हुआ है, सेट ए में उसको कहेंगे डोमेन, और सेट बी में लिखा हुआ है उसको कहेंगे कोडोमेन, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, डोमेन में ये सारे जो हैं, ठीक है, ये सारे उसको हम लोग कहेंगे डोमेन, ठीक है। ये जो है ये डोमेन हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका कोडोमेन, याद रहेगा, ठीक है। सेट बी वाला जो है वो है कोडोमेन। अब रेंज क्या होता है, ठीक है। तो रेंज जो होता है, रेंज जो होता है वो कोड डोमेन में ही पाया जाता है, मतलब सेट बी में ही आपको मिलेगा। लेकिन रेंज हम उसको कहेंगे, जैसे अगर यहाँ से हम रेंज लिखना चाहें, रेंज अगर हम लिखना चाहते हैं तो रेंज हो जाएगा जिसका सिर्फ मैपिंग हुआ है। तो मैपिंग किसका किसका हुआ है, 2 का हुआ है, 3 का हुआ है, और 4 का हुआ, 5 का हुआ, 6 का हुआ। तो यही सब आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपका रेंज हो गया, ठीक है। और डोमेन में जो आएगा, डोमेन अगर आपको बोले कि डोमेन आप लिख के दिखाइए, तो डोमेन तो सेट ए को तो कहेंगे, लेकिन जिसका मैपिंग नहीं हुआ है उसको हम लोग इसमें नहीं रखेंगे। डोमेन में सिर्फ आ जाएगा कौन कौन, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4 और 5, सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 का मैपिंग नहीं हुआ है, इसीलिए वो डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन में इस सेट बी का सारा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और कोडोमेन अगर आपको लिखना है, कोडोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 1 से लेकर 6 तक सारा लिख दीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। 1 से लेकर के 6 तक पूरा पूरा क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। और डोमेन में आपका आ जाएगा जिसका मैपिंग हुआ है, ठीक है। याद रहेगा, रेंज हम उसको कहते हैं जिसका कोड डोमेन में मैपिंग हुआ है। तो यहाँ से हमें ये भी कंक्लूजन निकालते हैं कि रेंज जो है वो किसका सबसेट है, तो रेंज है कोड डोमेन का सबसेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। रेंज किसका सबसेट है, तो कोड डोमेन का सबसेट है, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे तो आपको और इजी हो जाएगा। जैसे कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कोडोमेन में कंप्लीट सेट बी, ठीक है, टोटल सेट बी कोडोमेन में। रेंज किसको कहते हैं, तो सेट ऑफ ऑल इमेजेज, मतलब कि जितने भी इमेज है उसका सेट, वो हो जाएगा रेंज। कोडोमेन तो सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेज, सिर्फ प्री इमेजेज, राइट। तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको वही जो आपको डायग्राम दिखा है वो इसी को लिखना था। तो ये हो गया आपका डोमेन जिसका 6 को हम नहीं लिखें, देखिए यहाँ पर 6 किसी का मैपिंग नहीं था, तो हम 6 को इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डोमेन में नहीं है, ठीक है, उसको डोमेन नहीं कहेंगे, सिर्फ प्री इमेज वाला को। रेंज जिसका मैपिंग हुआ था सिर्फ उसी को लिखे हैं, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ देख लीजिए। चलिए इसके बाद है कुछ पॉइंट नोट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है A relation may be represented algebraically either by the roster method or the set builder method। यानी कि हम इसको इस तरह से रिलेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से जो हम रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। इसी को कहिए या तो बिल्डर फॉर्म में और नहीं तो रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा का जो मेथड है वो है एरो डायग्राम, ठीक है, जिसको विजुअली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो विजुअली रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, तो ये जो किए ना डायग्राम की मदद से, ये हो गया विजुअली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
तो रिलेशन को दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। रिलेशन एक डिफाइन करना है जो कि सेट ए से ही रिलेटेड है, ठीक है। और इसका रिलेशन क्या है वो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। जैसे कि इसको आपको हम सॉल्व करके बताते हैं तब और समझ में आएगा। सपोज कर लीजिए कि ये है ए, ठीक है, सेट ए है, सेट ए देवे किया है तो मानना क्या है, सेट ए दिया हुआ है और ए भी ए है, क्योंकि इसमें बोला है कि ए रिलेटेड फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। इसलिए ए में कौन कौन हो जाए, 1 2 3 4 5 6 सभी हो जाएगा। ये भी तो ए है तो यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। हो गया ये। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर रिलेशन दिया है, इसको आपको ध्यान देना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। इसी से हमारा मैपिंग होगा और इसी से रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब देखिए तो y इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 1, तो पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है x, ठीक है। ये x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, आएगा, ठीक है। और वैसे भी डोमेन को कहते हैं, डोमेन को इनपुट कहते हैं, ठीक है। इनपुट मतलब क्या क्या रखेंगे। और को डोमेन को कहते हैं या फिर रेंज को कहते हैं, रेंज को कहते हैं आउटपुट, इसमें रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अगर हम रखते हैं यहाँ पर, अगर इसमें हम रखते हैं x, कहाँ पर x रखेंगे, इसमें, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिए। अगर हम रखते हैं x का वैल्यू 1, मतलब 1 हम यहाँ से लिए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब कि अगर हम x रख रहे हैं तो x का मैपिंग हो रहा है 2 के साथ, ठीक है। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर रख करके आप देखिए इसमें, ठीक है। एक से पर 2 रखिए तो 2 प्लस 1 कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अगर हम 3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4। अगर 4 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6, ठीक है। आप कहे कि 6 भी रख दीजिए, तो 6 रखेंगे ना तो मिल जाएगा 7। क्या 7 इसमें आपको कहीं दिख रहा है, सेट ए में नहीं दिख रहा है, इसलिए हम 6 को नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए 6 का कोई इमेज नहीं है, तो इतना हो गया, राइट। ये हो गया आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब आगे क्वेश्चन कुछ कह रहा है, इसमें आपको डोमेन लिखना है कि डोमेन कौन है, ठीक है। तो डोमेन आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो डोमेन आपको बताने की, इसमें बताइए डोमेन कौन कौन हुआ, तो आप कहे कि सर जिसका जो प्री इमेज है, तो कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 4 5, यही हो गया प्री इमेज, ठीक है। और को डोमेन इसमें कौन कौन हो गया, तो को डोमेन को अलग कलर से हम लिख रहे हैं, ठीक है, ब्लैक कलर से। को डोमेन आपको लिखना है, तो को डोमेन किस में से, सेट इस दूसरका में से लिखेंगे, ठीक है। तो को डोमेन में कौन कौन हो जाएगा, को डोमेन में तो सब आ जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, ये सब आ जाएगा। रेंज आपको लिखना है, रेंज, तो रेंज जिसका मैपिंग हो रखा है उसी को लिखेंगे कि कौन कौन, 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया रेंज। उम्मीद है कि आपको समझ में अब आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम दिखा दिए। डोमेन लिखना था, कोडोमेन लिखना था और रेंज, जो कि हम लिख दिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे इसमें कह रहा है, नोट टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताइए तो क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। किसका फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का है या टोटल नंबर ऑफ सबसेट का है, तो बात एक ही है, दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का है या फिर टोटल नंबर ऑफ सबसेट, दोनों का एक ही हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि सेट ए में पी और क्यू क्या है, यहाँ पर वो भी आपको हम बता रहे हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तो सेट ए में 2 एलिमेंट है, 1 2 है, 2 गो। चलिए सेट बी में कितने एलिमेंट है, तो इसमें भी 2 गो एलिमेंट है, ठीक है। सेट ए में भी 2 गो और इसमें भी 2 गो एलिमेंट है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, तो देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन हो गया, हम आपको बताए हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो ए टू बी बताना है, यानी कि ए क्रॉस बी बताना है। तो पहले ए वाला एलिमेंट को लिखेंगे 1, 2, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे 1 को 4 के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे 2 को 3 के साथ, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर 2 को 4 के साथ, यहाँ पर हो गया, ठीक है।
अब टोटल कै गो इसमें एलिमेंट बने, 1 2 3 4, 4 गो हो गया टोटल, ठीक है। अब हम निकालेंगे द नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। द नंबर ऑफ सबसेट, कै गो सबसेट इसमें हो जाएगा, इसका जब आप निकाले द नंबर ऑफ टोटल कर दीजिए, द टोटल नंबर ऑफ, इसमें टोटल छूट गया, टोटल ही लिख लीजिए, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना रहेगा ए क्रॉस बी का, तो फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे 2 टू द पावर जितने एलिमेंट है, ठीक है। आपको सेट में, सेट जब पढ़ा रहे थे उसमें ये फॉर्मूला बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना रहेगा तो 2 के पावर m होता है। m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये सारे जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का ही हमें सबसेट बताना है टोटल, तो हो जाएगा 2 के पावर 4। 4 कहाँ से है, तो 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 जब सॉल्व कीजिएगा तो। और यही आपका रिलेशन, यही आंसर भी हो जाता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन या फिर टोटल नंबर ऑफ सबसेट दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फॉर्मूला आपको पता हो गया। 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर पी क्यू कहिए या फिर 2 के पावर m कहिए, दोनों एक ही है। अब कहिए पी क्यू वाला तो आप बताए ही नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, ये आप 2 के पावर पी क्यू जो है, पी क्या है, तो पी है एलिमेंट है किसका, सेट ए का। सेट ए में कई एलिमेंट है, तो 2 गो है। बी में कई एलिमेंट है, तो 2 गो है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही फॉर्मूला, पी क्यू कहिए या फिर एम कहिए, ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, राइट। चलिए, तो एम आप कहिएगा, तो एम अगर कीजिएगा तो एम करने के लिए, एम लिखने के लिए आपको पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यूज होगा ये, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो कुछ नोट लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। इसमें लिख रखा है द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक ही फॉर्मूला है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर m आपको पता करना है तो पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, वहाँ से आपको m मिलेगा। नहीं तो ए क्रॉस बी आप नहीं निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं, तो जितना सेट ए में एलिमेंट है उसको और जितना बी में है उसको, दोनों को मल्टीप्लाई करके और 2 के पावर कर दीजिए, आंसर आ जाए। सपोज कीजिए सेट ए में एलिमेंट है 3 और इसमें है 4, तो 3 और 4 कितना हो जाए, 12, तो 2 के पावर 12, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, अब हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है जिसका नाम है फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या है, तो एक स्पेशल रूल है, ठीक है, जो कि सिर्फ डिफाइन किस पर है, रिलेशन पर ही है, ठीक है। तो फंक्शन जो है रिलेशन हो सकता है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है, याद रहेगा। अब बता रहे हैं क्यों ऐसा नहीं होता है, फिर से याद रहेगा, फिर से हम बता रहे हैं। सारे फंक्शंस रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता है, देखिए रीजन। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। और पहले डिफिनेशन आपको रीड करके बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ, अ रिलेशन ए फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image in set B, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि पहला एग्जांपल ये दिया हुआ है, जैसे कि 2,1 है, ठीक है, मतलब 2 का रिलेशन 1 के साथ है, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, 3,1 है, ठीक है। 3 का भी रिलेशन किससे है, 1 से है, ठीक है। और 4,2 है, मतलब कि अगर हम ग्राफ की मदद से दिखाना चाहें तो 2 है, 3 है और 4 है, और इधर लिखा हुआ 1 2, इस तरह से 2 का भी मैपिंग 1 के साथ है, 3 का भी मैपिंग 1 के साथ है, ठीक है। और 4 का मैपिंग क्या है, 2 के साथ है। तो ये सब का भी सिंगल इमेज है, 2 का इमेज 1 हो गया, ठीक है। और 3 का भी इमेज क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और 4 का भी इमेज क्या है, 2 है। तो ये सब का अलग अलग है, तो ये फंक्शन है। अगर ऐसा रहेगा तब फंक्शन है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर इस तरह से है, ऐसा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें 4 5 6, अगर ऐसा है, ये इसका है, ठीक है, और इसमें ये इसका हो गया, इस तरह से, तब इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। जब एक ही प्री इमेज का दो इमेज आ रहे हैं, ये भी आ रहा है और ये भी हो रहा है, तब इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन नहीं कहेंगे,
ठीक है। हाँ, यहाँ पर सिंगल सिंगल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सिंगल ये प्री इमेज है और ये भी सिंगल प्री इमेज है, लेकिन यहाँ पर एक ही प्री इमेज दो दो का इमेज बना रहा है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो मैं देख समझ में आएगा। फिर से आपको अगर आप बताना चाहते हैं, अगर ऐसा है कभी दिया हुआ, ठीक है, सपोज कर लो कि ये भी हो गया ऐसे, अगर इस फॉर्म में है तो इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा है, इसको अलग कलर चेंज कर लेते हैं, अगर इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से 1 और 1, ये सिंगल सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, तब ये फंक्शन है। और ये नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, इसी से आपको समझ में आ गया कि फंक्शन कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड वाला एग्जाम्पल बताइए आप। सेकेंड वाला एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो दो गो है इसलिए एक ही बार लिखेंगे। अब 3 को लिखेंगे और 4 को लिखेंगे। लिख लिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर इसमें लिखेंगे, इसमें 2 को इस यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये वाला 4 को यहाँ, 3 को यहाँ और एक और 4 है तो एक ही बार लिखेंगे। अब देखिए 2 को 2 के साथ है, ठीक है, और यहाँ भी, यहाँ पर 2 किसके साथ है, 4 के साथ है। ठीक है, अब देखिए ऐसा बन गया, तो ये तो पहले ही स्टेप में कैंसिल हो गया कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, नो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं बनना चाहिए। आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा कि सर कैसे कैसे बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको फिर से हम बता दें कि अगर ऐसा लिखा हुआ है सिंगल सिंगल है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये सिंगल सिंगल है तो ये फंक्शन है। और नहीं तो अगर डबल है, जैसे कि इस तरह से, ये ऐसे एक ही प्री इमेज दो दो इमेज बना रहा है, तब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोले कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए थर्ड वाला आप बताइए कि ये क्या है। ठीक है, आंसर देख नहीं बोलना, आप समझ बोलिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, बताइए कि है कि नहीं। ठीक है, और समझ में आया कि नहीं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। राइट, चलिए आप इसको बना लीजिएगा इस तरह से बना करके, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला वाला को 1 लिखेंगे, 2 फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला में 3 हो गया, 4 और 5 और लिखा हुआ है 6 7, इतना लिखा हुआ है। ठीक है, छोटा पड़ गया, इसको फिर से बना देते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें इधर बना देते हैं। यहाँ पर है 2 3 4 5 6 7, ये है। 1 का मैपिंग किसके साथ है, 2 के साथ है। फिर 2 का मैपिंग किसके साथ है, 2 का मैपिंग है 3 के साथ, 3 का मैपिंग 4, 4 का मैपिंग 5, 5 का मैपिंग 6, 6 का मैपिंग 7। ठीक है, तो ये है सभी सिंगल सिंगल है। ठीक है, खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। राइट, खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो ये तो है। ठीक है, मैपिंग सभी का तो हो रखा है। ठीक है, तो ये है, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में बहुत मदद करेगा और इसे क्लास 11th में भी क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट आपका जो है ये रहा कुछ फंक्शन। ठीक है, और इसमें आपको एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं। ठीक है, फंक्शन और रिलेशन के बीच का जो डिफरेंस है आपको ये बताना हम चाह रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। खैर यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पर इसको हम थोड़ा एरर मानेंगे, गलत मानेंगे, क्योंकि इसलिए मानेंगे क्योंकि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, सारा का पॉइंट, मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस तरह का है पॉइंट, और यहाँ भी है इस तरह का है। ठीक है, इसमें ये मैपिंग हुआ है, ये भी मैपिंग हुआ है, इसके साथ मैपिंग हो रखा है। ठीक है, ये मैपिंग हुआ है, इसको हम रिलेशन तो कहेंगे। ठीक है, ये रिलेशन है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। खैर अभी तो आपको नहीं पता चले, जब क्लास 12th में कीजिएगा तो आपको पता चलेगा क्यों नहीं फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन ये कहता है कि जो भी इसका डोमेन है वो कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही अंतर करता है दोनों में, यही चीज़ है कि सारे रिलेशन को तो हम फंक्शन का सारे रिलेशन को फंक्शन हम नहीं कह सकते हैं, सारे फंक्शन को रिलेशन हम कह सकते हैं, यही अंतर बताता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, डोमेन में कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, सभी का मैपिंग होना जरूरी है, तब जाकर के हम कहें कि ये फंक्शन है। तो यहाँ पर ये अब सभी का मैपिंग हो गया, तो ये फंक्शन है और साथ ही साथ रिलेशन भी है। लेकिन अगर एक का मैपिंग नहीं किया, सपोज कीजिए ये मैपिंग नहीं है, यहाँ पर एक खाली है, तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम थोड़ा सा एरर मानेंगे। ठीक है, मान लीजिए पॉइंटर नहीं है, तब ये ठीक है। राइट, खैर ये एनसीईआरटी बुक का ही
एग्जाम्पल हम उठाए हैं, ठीक है। तो इसको हम इसीलिए थोड़ा सा एरर मानेंगे, ठीक है। आगे समझ में, इसीलिए कहा जाता है कि सारे फंक्शन को हम रिलेशन कहेंगे, लेकिन सारे रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है ये रहा कुछ ग्राफ, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है और ये क्लास 12th में भी बहुत मदद करेगा, ठीक है। इसीलिए देखिए पहला ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। और आपके लिए देखिए पूरा ग्राफ हम लेकर के आए हैं, ठीक है। तो आपको बताने में हम कोई भी कमी नहीं करते हैं, ठीक है। आपको पढ़ाने में कोई भी कमी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप बिल्कुल लाइक किया कीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। ताकि बाकी चैप्टर जो हम जल्द से जल्द आपको पूरा करवा सकें एग्ज़ाम आने से पहले और रिविज़न करने से पहले, क्योंकि जल्द ही कंप्लीट होगा तो हम लोग रिवीजन भी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ आपको फिर इसी तरह से हर चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ करवाएंगे, ठीक है, जो कि रिवीजन होगा और आपका एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ आपको याद रखना रहता है डोमेन और रेंज, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन में ये होता है कि इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो बताइए इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है। डोमेन ये होता है तो क्या क्या रख सकते हैं, तो हम सभी चीज़ रख सकते हैं। मतलब डोमेन हो जाएगा हमारा सभी रियल नंबर, और आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, तो सभी रियल नंबर आएगा, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, जीरो से लेकर सभी आ जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा रेंज। तो याद रहेगा ये ग्राफ हो गया और ये हो गया आपका डोमेन और रेंज, ठीक है। ये हो गया रियल नंबर और ये भी हो गया रियल नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो दूसरा का है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन अब देखिए इस तरह का है, तो हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं वो आपको बताना है। तो हम यहाँ पर सभी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, सभी वैल्यू ऑल रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या होगा, क्या आउटपुट दे रहा है, तो अगर हम इस तरह से बना रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर मान लीजिए ये 3 है, यहाँ पर पॉइंट जिससे ही पास हो रहा है तो सिर्फ 3 होगा। कोई फंक्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है 3 है, तो यहाँ पर तो आप कुछ भी रख दे लेकिन रिजल्ट तो 3 ही ना आ रहा है, ठीक है, 3 ही आ रहा है। तो इसीलिए डोमेन को आपको बताए थे कि ये है इनपुट और रेंज आपका है आउटपुट, ठीक है। तो डोमेन में आप सभी रियल नंबर रख दीजिए, लेकिन रेंज आपका वही आएगा जो यहाँ पर दिया हुआ फंक्शन, जैसे कि इसका रेंज हो जाएगा 3, ठीक है, रेंज हो जाएगा 3। 4 दिया रहा है तो 4 हो जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, राइट। चलिए इसके बाद है ये रहा थर्ड, ठीक है। थर्ड फिगर ये रहा, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। इस तरह का जो लिखा रहता है ये सारे के सारे क्या हैं, पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर हम क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सब कुछ रख सकते हैं ऑल रियल नंबर, लेकिन जो रिजल्ट आएगा, जो रेंज आएगा, माइनस नंबर को अगर हम रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, प्लस में आएगा। जीरो का रखे तो ये तो जीरो ही आएगा, नेगेटिव में रखिएगा तो सभी के सभी क्या दे रहा है, पॉजिटिव में ही आंसर दे रहा है। मतलब कि रेंज जो आएगा वो कहाँ से आएगा, तो जीरो से लेकर के ऑल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे, ग्राफ ये हो गया, ग्राफ आप देख लीजिए, ठीक है। ये रहा रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला रेंज हो जाएगा, मतलब कि जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये इसका हो जाएगा रेंज। अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से, ठीक है, रेंज ये हो गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चौथा फिगर ये रहा, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और ये क्यूब वाला है, ठीक है। तो क्यूब वाला है तो देख लीजिए इसमें, अब क्यूब वाला है तो इसमें क्या क्या आप रख सकते हैं, तो आप सब कुछ रख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्यूब वाला में, इसमें हम एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो डोमेन जो इनपुट करते हैं उसको डोमेन कहते हैं, तो सभी रियल नंबर हम रख सकते हैं। रेंज क्या आएगा, तो सभी आएगा, नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक आएगा, तो रेंज भी इसका सभी रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर रेंज और डोमेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम आप देख लिए। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट है आपका 5, ठीक है। ये भी पोलिनोमियल, क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये रेशनल फंक्शन है, ठीक है, इसको रेशनल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए पोलिनोमियल क्यों नहीं है, क्या आप बता सकते हैं, खैर चलो भूल गया तो बता देते हैं। पोलिनोमियल होता है कि वेरिएबल का पावर सभी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है, मतलब होल नंबर होना चाहिए, डिग्री इसका होल नंबर होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ 1/x, इसको हम x को ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो क्या ये होल नंबर है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं रेशनल फंक्शन, ठीक है।
रेशनल फंक्शन का। अब बताइए यहाँ पर आप क्या क्या रख सकते हैं, एक्स के ऊपर आप क्या क्या रख सकते हैं। देखो वाई लिखा है, वाई को ही लिखते हैं एफ एक्स, ठीक है, ये सब पॉइंट नोटिस करना, ठीक है। तो हम क्या क्या एक्स के ऊपर रख सकते हैं, तो हम जीरो को नहीं रख सकते हैं, जीरो को नहीं रख सकते हैं क्योंकि 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। तो जीरो को छोड़ करके सारे रियल नंबर होगा, ठीक है। तो डोमेन इसका कैसे आप लिखिएगा, डोमेन फंक्शन जो लिखाएगा, ठीक है, रियल नंबर में से जीरो को निकाल दो, ठीक है, रियल नंबर में से जीरो को निकाल दो और ये हो जाएगा डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेन और रेंज, देखिए लिखा हुआ है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, और रेंज भी वही आएगा, जीरो को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जिसमें बोला मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन का ये होता है डिफिनेशन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का ये रहा डिफिनेशन। इसका दो कैरेक्टर है, अगर x का वैल्यू हम जीरो लें या फिर जीरो से बड़ा लें तो ये पॉजिटिव आंसर देता है, ठीक है, और अगर x का वैल्यू हम जीरो से छोटा लें मतलब माइनस में तो ये नेगेटिव आंसर देता है, ठीक है। इसी वजह से इसका डायग्राम इस तरह से बनता है, ठीक है, इसीलिए इसका डायग्राम इस तरह से बनता है। और आप कमेंट करके बताना कि इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है, और रेंज क्या होगा, मतलब क्या क्या इनपुट हम कर सकते हैं और ये क्या क्या आउटपुट दे सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है 7 नंबर। सब हमें बताएंगे, कुछ आपके लिए भी होमवर्क हम दे देते हैं, ठीक है, तो आप भी क्या कीजिए, नहीं मिलेगा तो हम अगला वीडियो में तो इसको बताएंगे या फिर क्वेश्चन जब करवाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद है 7 नंबर, इसमें लिखा है सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन जब इस तरह से डिफाइंड रहेगा, ठीक है, तो ये रहा सिग्नम फंक्शन का डिफिनेशन, ये जो लिखा हुआ है यही सिग्नम फंक्शन है। 1 तब होगा जब एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स का वैल्यू जब जीरो से बड़ा होगा। जीरो कब होगा, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, एक्स इक्वल टू जब जीरो होगा तब इसका जीरो हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू जब जीरो से छोटा होगा तब हो जाएगा इसका माइनस, ठीक है। अब इसका रेंज और डोमेन, ये रहा इसका डायग्राम, ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है। इसका रेंज सभी आप रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन सॉरी डोमेन सभी रियल नंबर रहेगा, लेकिन रेंज यही तीनों आएगा, आप कुछ भी रख दो रिजल्ट यही देने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए रेंज -1 0 1, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका है और ये लास्ट पॉइंट आपका है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ बताया गया है, ठीक है। देखिए ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। इसमें कहता है, आप ध्यान देना, ठीक है, कि अगर इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, इसका जो डिफिनेशन है डिफिनेशन में आपको मिल जाएगा। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि जो भी x रहेगा या तो x बराबर में आएगा, नहीं तो इससे कम आएगा। जैसे कम में कैसे, जैसे देखिएगा इसका यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको कलर चेंज करके देखिएगा, जैसे 1.22 लिखा हुआ है इस तरह से, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, कम आएगा, मतलब 1.22 है तो पॉइंट वाला राउंड ऑफ करके 1 ये देता है। मतलब आंसर इसका किस में आता है, आंसर इसका इंटीजर में आता है, ठीक है, आंसर इसका इंटीजर में आता है। और इसका जो इनपुट है, इनपुट आप सभी रियल नंबर इसमें रख सकते हैं, ठीक है, सभी आपका रेशनल नंबर इसमें रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आउटपुट देगा वो इंटीजर। और आपको बताते हैं जैसे कि 0.999, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो आंसर देगा, 1 मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट हो जाए, जैसा इसका नाम है उस उल्टा इसका काम है, ठीक है। और आपको बताते हैं जैसे 2.325 ये ऐसे, या फिर 1 लिखा हुआ है, ऐसे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, इससे छोटा वाला ही आता है, ठीक है। और आपको बताते हैं अगर माइनस में, जैसे -2.33 लिखा हुआ है इस तरह से, तो बताइए इसका आंसर, आप फटाक से बोल दीजिएगा कि -2, गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस में जो नंबर बड़ा है वो छोटा है, तो इससे छोटा कौन है, -3 है, तो इसका आ जाएगा -3, ठीक है। या फिर अगर आप रखते हैं कोई पॉजिटिव नंबर, जैसे कि आप 3 रख दिए तो 3 का 3 आएगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप -3 रख दें तो ये भी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। बस डेसिमल वाला जो रहता है ना, उससे इसको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसका क्या हो जाएगा रेंज और क्या हो जाएगा डोमेन, ठीक है। तो ये रहा इसका डायग्राम, देख लीजिए, ठीक है। और इसका जो रेंज और इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है,
इसका जो रेंज हो जाएगा किसका, जो लास्ट जो डायग्राम है इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो रेंज इसका हो जाएगा रेंज हो जाएगा इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर, और इसका जो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डोमेन और रेंज आपका इंटीजर नंबर सिर्फ आएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 2 से। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो जो चाहते हैं कि कंप्लीट सिलेबस हो, कंप्लीट पूरा करवाएं, तो जल्दी से कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको हम इम्पोर्टेंट नोटिस होता है या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सब आपके लिए हम लेकर के आते हैं, और सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। और प्लस में NDA, CDS, UPSC, JPSC ये सभी का क्वेश्चन पेपर भी इसमें करवाया जाता है। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।